आप सब स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिस विचार से वो राजनीति में आए, उसमें दूर दूर तक बीजेपी की मानसिकता उनका मेल नहीं खाता और आज भी बीजेपी के उस राजनीति से हमेशा की तरह अपने अंदाज में प्रतिवाद करते रहते हैं, चाहे सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर रहें या नीतीश के बीजेपी के साथ रहें या बीजेपी से बाहर रहें। उस दौर से वाजपेयी जी के जमाने से जब से एनडीए में जदयू शामिल हुई, उस दौर में भी एक कॉमन एजेंडा हुआ करता था, जिस एजेंडे में कोई कॉमनल एजेंडा नहीं होता था और साफ चीजें ये दिखती रही। 2005 में जब बिहार में सरकार बनी तब भी नीतीश का वो फर्क साफ दिखता रहा। एक दौर आया जब मोदी को लेकर भी उसी कॉमनल एजेंडे की वजह से बीजेपी से उन्होंने रिश्ता तोड़ा, लालू के साथ आए। सब कुछ 2 बरस तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दौर आया जब लालू से वो अलग हुए, फिर साथ आए, फिर अलग हुए। लालू कह रहे हैं कि भाई नीतीश तो बीजेपी के गोद में खेलते हैं, खेलने चले गए फिर। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश क्यों चले जाते हैं? वैचारिक रूप से जबकि नरेंद्र मोदी के बीजेपी को अगर कहीं पूरे देश के हिंदी बेल्ट की बात करें तो आज भी वो उनकी आखिरी इच्छा हमें लगता है कि मोदी की होगी कि बीजेपी की सरकार बिहार में बने। उस अंतिम इच्छा को भी नीतीश कुमार अभी तक सफल होने नहीं दिया है। ये तो एक सच है। तो फिर लालू के इस बयान का मतलब क्या है? चलिए, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। सीधे तौर पर आपसे सवाल यही है कि आज लालू यादव ने कहा है कि वो नीतीश बीजेपी के गोद में चले गए। क्या इसके लिए सिर्फ नीतीश ही जिम्मेवार है? बिहार की राजनीति और देश की राजनीति की बात करें तो देखिए संतोष जी, बिहार की राजनीति अभी भी जैसे चल रही है उस पर आप इनकार इस बात से नहीं कर सकते कि बिहार की राजनीति पर 15 साल का जो 90 से 2005 का जो जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा, बतौर जनता दल के मुख्यमंत्री लालू यादव और बतौर राष्ट्रीय जनता दल की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनका जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल की छाया अभी भी बरकरार है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते और वही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। होता क्या है कि बिहार के बाहर जब आप कदम रखते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली की पत्रकार मंडली में लोग ये समझ लेते हैं कि उस छाया का प्रचार और उस छाया के बारे में तरह तरह की चर्चा, आमतौर पर समाज का जो एंटी लालू प्लैंक पर जो वोटर जिसको खड़ा माना जाता है, जिसमें बीजेपी का कोर वोटर लोग कहते हैं, सवर्ण वोटर या वैश्य वोटर, वही वोटर उस बात को प्रचारित करता है, जबकि हकीकत उससे अलग है। लालू यादव के शासनकाल में शुरुआत में पिछड़ावाद की बात हुई 90 से 95, वो मंडल कमीशन जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने थाली में प्लेट में सजा कर दे दिया, उसका उनको नेचुरल बेनिफिट मिला। 95 के बाद धीरे धीरे उसमें टूटन आती है, क्योंकि ये सत्ता का एक बुनियादी स्वरूप है कि सबसे पहले आप नेता बनते हैं तो लार्जर ग्रुप को एड्रेस करते हैं, फिर उससे ग्रुप टूटते चले जाते हैं। जब भी आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स कैसे होती है? या तो इशू बेस्ड होती है पॉलिटिक्स या आइडेंटिटी बेस्ड होती है। मुद्दा आधारित राजनीति या आइडेंटिटी आधारित राजनीति, पहचान आधारित। तो पहचान आधारित राजनीति की एक बहुत बड़ी खामी यही है कि शुरुआत में जितना बड़ा लार्जर अम्ब्रेला आपका दिखता है, वो धीरे धीरे टूटता है। आप नरेंद्र मोदी को ही देख लीजिए, 2014 में कम से कम हिंदी भाषी भारत के 40-45% हिंदू समाज के, बहुसंख्यक हिंदू समाज के वो नेता के तौर पर आए। 2019 में टूटन की गुंजाइश पूरी दिख गई थी, लेकिन 2019 में एक तो नीतीश कुमार का साथ मिला बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो सीटें घट ही गई उनकी, और पुलवामा और बालाकोट फैक्टर ने उस टूटन को जो आप 2024 में देख रहे हैं वो 2019 में होने से बचा लिया, आप ये कह सकते हैं। तो उसमें भी टूटन हुई। वही स्थिति लालू यादव के साथ हुई, टूटते चले गए। टूटन का सबसे बड़ा कारण था कि
जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी वर्ग थे या जो दलित महादलित वर्ग थे, उनके अंदर में एक समुदाय विशेष के कथित दबंगई का बहुत ज्यादा वो उससे कुप्रभावित होने लगे। और उस सेक्शन को एक ग्लैमर दिखा किसमें? उस सेक्शन को एक ग्लैमर दिखा रेल मंत्री नीतीश कुमार में, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से ही आते थे, वो कोई अगड़े वर्ग से नहीं आते थे कि अगड़ा बनाम पिछड़ा की बाइनरी में लालू यादव फिट कर देते। तो वो राजनीति जब नीतीश कुमार ने शुरू की और फिर उन्होंने अति पिछड़ा महादलित की जो राजनीति शुरू की, उसके बाद आप बहुत साफ गोई के साथ कह सकते हैं कि लालू यादव बिहार में सबसे बड़े वोट बैंक के मालिक, MY समीकरण के एक बहुत बड़े हिस्से के वो मालिक। लेकिन वो समीकरण उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये उतना ही बड़ा सच है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 साल पहले तक एक ठीक ठाक वोट बैंक की मालिक थी बिहार में, लेकिन नरेंद्र मोदी का गिरता हुआ ग्राफ, जाति जनगणना और आरक्षण से उपजी हुई परिस्थितियां, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी को बिखेर कर रख दिया। उसके कोर वोट बैंक वैसे को ही बिखेर दिया। अब दूसरे की बात आप क्या करेंगे, वैसे कोई बचा ही नहीं। तो एक तरफ बीजेपी उसकी शिकार है और ये स्थिति नीतीश कुमार के लिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न करती है। लालू यादव के साथ दिक्कत है कि लालू यादव के परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो जाए तो वो सत्ता के करीब तक तभी पहुंच सकता है जब कोई चिराग मॉडल से उसे अप्रत्यक्ष तौर पर मदद मिल जाए। अन्यथा सीधी लड़ाई में, आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए 2020 को, यदि सीधी लड़ाई बिहार में होती, चिराग पासवान जेडीयू की सीटों पर टारगेटेड तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे होते, तो राष्ट्रीय जनता दल 45-50 सीट पर सिमट जाती। जो सीटें उसकी देख रहे हैं वो नहीं होती। आज की तारीख में लालू यादव क्या चाहते हैं? जो अंदर खाने जो खबर आती आ रही थी कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन तो करते हैं और गठबंधन करने के बाद वो कुछ दिनों के बाद दबाव देने लगते हैं कि अब मुख्यमंत्री पद उनके बेटे को सौंप दिया जाए। ये चर्चा हम लोगों ने सुनी, तेजस्वी यादव को दे दिया गया। तो लालू यादव इस सच्चाई को जानते हैं कि जनमत के सहारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाना बेहद मुश्किल काम है और दोबारा 75 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के चुन के तभी आ सकते हैं जब नीतीश कुमार का साथ हो। जब बिहार की 3 में से 2 राजनीतिक धाराएं एक साथ जिधर हो तभी आ सकते हैं। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक के साथ सुविधा ये है कि चेहरा नीतीश कुमार का लगा रहे तो वो भाजपा के साथ भी उस समीकरण में फिट हो जाता है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब नीतीश कुमार जाते हैं तब भी असुरक्षित महसूस नहीं करता कि चलो भाई कमान तो हमारे नेता के पास है, वहां भी वो फिट हो जाता है। ये सुविधा न तो भाजपा को प्राप्त है और न ही आरजेडी को प्राप्त है। तो नीतीश कुमार जो लालू यादव जो आज कह रहे थे कि आत्मसमर्पण कर दिया है, बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, उसका जो भी इंटरप्रिटेशन निकाला जाए, ये सच्चाई यही है कि लालू यादव की पार्टी को नीतीश कुमार ने साथ लिया था। साथ चलने वाली मानसिकता यदि जेडीयू के लोगों की बातों पर भरोसा करें तो साथ चलने वाली मानसिकता राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिखाई नहीं गई। विवादास्पद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को देखिए, उसके बाद कुछ ही दिनों में इस्तीफा देने वाले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को देखिए। ठीक है, सुधाकर सिंह ने जो मुद्दे उठाए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन गठबंधन की कुछ बुनियादी जरूरतें भी होती है। तीसरा देखिए, कार्तिक मास्टर एक मंत्री बनाए गए थे, वो भी मुद्दा आप देख लीजिए। आखिर आरजेडी कोटे के मंत्री ही विवादों में क्यों आए? 4 मंत्रालय तेजस्वी यादव को दे रखा था। बहुत सारी चीजें हो रही थी वहां। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है नीतीश कुमार के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार दूर क्यों गए? दूर इसीलिए गए, पहली बार की बात छोड़ दिए, 13 में तो एक अलग तरह की सैद्धांतिक राजनीति हो रही थी कि नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार क्यों दूर गए? 18-19 महीने सरकार चलाने के बाद गए दूर। इसलिए दूर गए बीजेपी से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त केंद्र में 300 प्लस पर थी और जब से नीतीश कुमार 43 पर आए थे या पहुंचा दिए गए थे 43 एमएलए पर, 43 विधायकों पर, तब से आप देखेंगे कोई प्रोपेगेंडा मूवी बनती है, कश्मीर एक्सप्रेस के कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स कोई भी बनती है, और उस तरह की मूवी को वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बिना पूछे बिहार में टैक्स फ्री कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को महाराष्ट्र के खेल के बाद चर्चा चलने लगी कि बिहार में तोड़ने की कोशिश हो रही है। आरसीपी सिंह के साथ जिस प्रकार की चीजें हुई वो सबके सामने है। तो उस वक्त नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं था कि बीजेपी का दामन वो छोड़ दे। आज बीजेपी खुद बैसाखियों के सहारे
और राष्ट्रीय जनता दल का एश्योरेंस कौन देगा कि राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ गठबंधन धर्म को निभाते हुए शासन करेगी, शासन का सत्ता की हिस्सेदार होगी? ये एश्योरेंस कांग्रेस पार्टी दे सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी लालू यादव के 75 विधायकों वाले विधायक दल की गारंटी लेने को तैयार है कि उसके विधायक कुछ नहीं बोलेंगे? उसमें कोई प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसा भी बिहेव नहीं करेगा, उसमें कोई कार्तिक मास्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा, उसमें कोई सुधाकर सिंह की तरह जरूरत से ज्यादा सच बोलने की हिमाकत नहीं करेगा। ये एश्योरेंस कोई नहीं दे सकता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तेजस्वी यादव की बात वो करते हैं। तेजस्वी यादव एक प्रॉमिसिंग लीडर है, काफी अच्छा कर सकते हैं, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने यूपी में दिखाया है। अगर वो समावेशी राजनीति करें तो काफी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा पहली कैबिनेट बैठक जब 2022 में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद अगस्त में हुई, उसमें तेजस्वी यादव कैबिनेट की मीटिंग में संजय यादव को लेकर चले गए थे। याद है ना? याद है। ये सलाहकार है। तो इस तरह की व्यवस्था को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते। पहले चीज ध्यान रखिए। आज नीतीश कुमार कभी मनीष वर्मा को कैबिनेट में लेकर नहीं जाएंगे। आज सीपीसी को कभी कैबिनेट में लेकर नहीं गए थे। संजय झा को लेकर नहीं गए। जब तक मंत्री नहीं बने संजय झा उनको कैबिनेट में लेकर नहीं गए। और छोड़िए, उनके करीबी ब्यूरोक्रेट कैबिनेट में उनके साथ नहीं जाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में बिहार के कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं और मंत्री होते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक असिस्टेंस के लिए जिन अधिकारियों का रहना जरूरी होता है वही होते हैं प्रशासकीय सहायता के लिए। तो इस तरह की चीजें पहले ही दिन से दिखने लगी कि इन लोगों की मंशा सरकार में गठबंधन को चलाने की नहीं है। तो ये बहुत बड़ी व्यवहारिक सच्चाई है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहना होगा। कांग्रेस पार्टी को 41 सीटें दिलवाई थी नीतीश कुमार ने, और 41 सीटें जब दिलवाई थी कुछ सोच के दिलवाई थी 2015 में, 27 जीत करके आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो पंच की भूमिका निभानी चाहिए थी, वो भूमिका निभाने में कांग्रेस पार्टी असफल रही थी। ये भी एक सच्चाई। तो आज की तारीख में देखिए, ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन के साथ रहना नहीं चाहते, एक पल भी रहना नहीं चाहते। लेकिन ये एश्योरेंस कांग्रेस पार्टी को ही देनी होगी कि लालू परिवार गड़बड़ी नहीं करेगा, लालू परिवार सत्ता में मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा, लालू परिवार गठबंधन धर्म का पालन उसी तरह से करेगा जिस तरह से यूपीए या एनडीए की सरकार को 98 से लेकर 2014 तक चलाया गया था। ये एश्योरेंस जब वो नहीं देंगे, वो इसकी गारंटी लेंगे, तब हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक रूप पर पुनर्विचार करें। जी बात सही करे कि जब अगर कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता है अभिषेक जी कि कांग्रेस इस लालू को लेकर कमजोर क्यों पड़ जाती है। हमें याद है कि 2017 में जब विवाद हुआ था तो प्रेमचंद को फोन किए, प्रेमचंद मिश्रा को नीतीश कुमार कि भाई आपके यहाँ राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिलने का सिस्टम क्या है, किसको फोन किया जाए। और वो गठबंधन तोड़ने से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन कुछ भी चीजें ऐसी सामने नहीं आई। जबकि हमें लगता है कि उस वक्त राहुल गांधी अगर इंटरफेयर करते, अरे क्या था, तेजस्वी को इस्तीफा दे देना है, फिर अपने जांच। गठबंधन तोड़ने से पहले काफी उन्होंने मौका दिया, लेकिन उस मौके के बावजूद भी कांग्रेस मध्यस्थता करने को तैयार नहीं हुई। इस बार भी कन्वेनर बनाने की बात थी, ऐसा लग रहा था कि वो नीतीश से ज्यादा कहीं लालू के लाइन पे ज्यादा कांग्रेस चलने की कोशिश कर रहे थे। और ये विवाद हुआ, सरकार में रहते हुए भी जिस तरीके से कांग्रेस को असर्ट करना चाहिए था वो असर्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में एक विचार से वाकई में आज भी नीतीश कुमार की अंतिम इच्छा थी कि हम हरे झंडे के साथ राजनीति से विदा लें। व्यक्तिगत बातचीत में भी वो बोलते थे कि संतोष जी, एक बार उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि हम अपने ही विचारधाराओं के साथ राजनीति को विराम करें, राजनीति से दुनिया से जाए या राजनीति को फिर से संन्यास ले। ये उनकी इच्छा रही है। ये सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने व्यक्त किया है कई पत्रकारों के बीच भी। लेकिन आरजेडी का जो एक एग्रेशन है सत्ता को लेकर, जो पहले दिन से दिखने लगता है, जिसकी आप चर्चा करते थे कि संजय यादव को लेकर वो चले गए, मतलब आज भी लालू परिवार सिस्टम में चलने को तैयार नहीं है।
हमको डीएम दे दीजिए, हमको एसपी दे दीजिए। अरे सरकार में मुख्यमंत्री वो है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके सहारे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। वो तारतम्यता कभी नहीं दिखी सरकार के बाद। फिर वापस बीजेपी के पास चले गए। तो गोद में भेजने वाले 13 में जब साथ आए, तो क्या आप मानते हैं कि लालू यादव कम जिम्मेवार नहीं है नीतीश के बीजेपी के गोद में जाने को लेकर? देखिए, इस बात से कहाँ इनकार है। देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति का एक स्वभाव है, नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, पहली बात। अब कई लोग इसको कहें कि डिक्टेटरशिप है, कई लोग कहें कि इनके काम करने का तरीका ही ऐसा है। सब लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उनके काम करने का एक तरीका है। लालू यादव का बड़ा हैफ-हैज़र्ड तरीका रहा है शुरू से, बेतरतीब किस्म का तरीका रहा है लालू यादव का। लालू यादव, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लालू यादव एक नेचुरल लीडर है, नीतीश कुमार एक प्रशासक है। लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच का जो फर्क है दोनों में दिख जाता है। नीतीश कुमार रणनीति बहुत अच्छी बना सकते हैं। लालू यादव के साथ क्या था, खुला दरबार लगा हुआ है, जो पहुंच जाए अपनी फरियाद लेकर के, काम हो या ना हो, लालू यादव की बात सुनकर के वो आदमी बहुत खुश होकर के घर जाएगा। और कई बार उससे प्रशासनिक अधिकारियों को भी दिक्कत होती थी। नीतीश कुमार के राज पर इस बात का आरोप लगता है, और ये वाजिब है कि बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो गई है, और उसको कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार को कुछ करना होगा, वरना उनकी पार्टी को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये सच्चाई है कि नौकरशाही बेलगाम हो गई है। आज अंचलाधिकारी हर जगह, सीईओ इतना बेलगाम हो गया है, किसी की जमीन किसी के नाम पे चढ़ जा रही है, और आधे विवाद, आधे क्राइम बिहार में इसी वजह से हो रहा है। आपने देखा होगा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद कि बिहार में बिना बंटवारा रजिस्ट्री नहीं होगी, बिहार में ऐसा लगता था कि 3-4 महीने तक राम राज्य आ गया, राम राज आ गया। सही बात। क्राइम रेट आधा हो गया था। तो अब सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसकी जड़ कहाँ है, वो जानते हैं। लालू यादव को आप देखें तो लालू यादव 2015 में सत्ता में आए। अब एक केस स्टडी में आपके सामने रखता हूं। मंजीत कुमार सिंह बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे, हमारे आपके सबके करीबी लोगों में। मंजीत कुमार सिंह से कभी पूछिएगा कि 2015 का चुनाव उनको किसने हरवाया था। आरजेडी के कोर वोटर ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था, और मिथिलेश तिवारी जीत गए थे, विधायक हो गए थे वहां से। लालू यादव जी। अब गठबंधन धर्म के पालन के लिए जनता दल यूनाइटेड कहीं राजद से बड़ी पार्टी न बन जाए, इसकी कोशिशों में जदयू के लोग इस बात को कहते हैं कि आरजेडी लगी हुई थी। वह भी 80 सीटें आरजेडी जीती, 71 सीट, 71 सीटें जेडीयू जीती, 27 सीट कांग्रेस जीती, 3/4 बहुमत मिला। भाजपा को 1/4 सीटें भी नहीं मिली एनडीए को उस वक्त। लेकिन पहले दिन से ही बिग ब्रदर एटीट्यूड। अब आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा था, शुरू में ये बात हुई थी कि डिप्टी सीएम की बात ही नहीं है, और अगर बनाना होगा तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को बना दीजिएगा। ये नीतीश कुमार को कहा गया, जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा था। और जब चुनाव हो गया तो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने के लिए लालू यादव अड़ गए। हर तरफ से पहले ही दिन से ये धींगा मुश्ती शुरू हो गई। उसके बाद आप देखें, एक चर्चा जिसकी ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा होती है, कई बार ऑन द रिकॉर्ड भी हम लोग इस बात को कह चुके हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से आरजेडी के लोगों का एक दूत मिला था कि ठीक है, नीतीश कुमार आपको भी तंग कर रहे हैं, हमको भी तंग कर रहे हैं, तो इनको बीच से हटा दिया जाए, आप बाहर से समर्थन देकर हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, भले ही 6 महीने में गिरा दीजिएगा, लेकिन एक बार बनवा दीजिए। तो जब ये बातें नीतीश कुमार के कान तक पहुंची, जैसा मैंने सुना है, ये बातें जब नीतीश कुमार के कान तक पहुंची, उसमें लालू यादव के केस मुकदमे को भी कथित तौर पर देख लेने की बात थी कि उसको भी आप लोग देख लीजिए, उदारता पूर्वक देख लीजिए। उदारता क्या होती है जांच एजेंसियों के मामले में आप जानते हैं। तो उसमें बात जब लालू नीतीश कुमार तक पहुंची, तब कहा गया कि नीतीश कुमार के लोग एक्टिव हुए, और कहा गया कि जब उनसे आपको डील करनी है, बाहर रह के समर्थन देना है, तो ये डील हमारे साथ ही क्यों नहीं, हम तो सरकार में आपको जगह देंगे। ये घटना आपको 2017 की मालूम होगी। ये बिहार में पॉलिटिक्स को कवर करने वाले किसी पत्रकार से छिपी हुई नहीं है।
हाँ, जी। अरुण जेटली से बातचीत हुई, फिर ये चीजें सामने आई। एक राज्यसभा सांसद भी थे राजद के, हरियाणा से आते हैं, लेकिन रहे बिहार से जीतते रहे, बिहार झारखंड से। कई सारी चीजें थी। तो इस तरह के अविश्वास के साथ गठबंधन नहीं चलता। लालू यादव की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है? लालू यादव बहुत बड़े नेता है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लालू यादव की एक साख रही है, इसमें भी कोई, इससे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन लालू यादव की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या है? जब बिहार में तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंच गए 2020 के नतीजों के दरमियान, नीतीश कुमार सरकार ने शपथ ले ली, स्पीकर का चुनाव हो रहा था, तो स्पीकर के चुनाव के लिए एक विधायक को, एक सुशील मोदी ने ऑडियो रिलीज किया था कि फोन किया गया कि अरे मत जाना असेंबली में, कह देना कि कोरोना हो गया। याद है ना? और वो आवाज कथित तौर पर लालू यादव की बताई जा रही थी। तो इस तरह की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को, इस तरह की राजनीति को नीतीश कुमार पसंद नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इतना अनुशासन है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब तक गड़बड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, तब तक बिहार भाजपा में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ये बात साफ है। और लालू यादव गड़बड़ करने की इजाजत नहीं देंगे, इसका एश्योरेंस जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं देगी, तब तक ये हो नहीं सकता है कि कुछ नहीं है। लालू यादव गड़बड़ करते हैं नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन जो बातें पब्लिक डोमेन में जेडीयू के लोग लाते हैं, या जो उन लोगों का आरोप है, या जो पत्रकारों के सर्कल में छन कर आती है, उसमें ये सारी चीजें निकल करके आती है कि गठबंधन चलाने में आरजेडी को जूनियर पार्टनर, बतौर जूनियर पार्टनर काम करने में बहुत परेशानी होती है, और आरजेडी के विधायक, आरजेडी के कैडर इस स्थिति को पचा नहीं पाते, जिससे नीतीश कुमार को दिक्कतें बढ़ने लगती। तो स्वाभाविक है कि ये एक दिक्कत है, इसका एश्योरेंस देना होगा। जी। अभिषेक जी, क्या लगता है कि नीतीश की जो अंतिम इच्छा है कि हम हरे झंडे में लिपट कर जाएं, दुनिया से बाहर अगर हम जाएं, तो मतलब उस विचारधारा के साथ अंतिम यात्रा में जब जाए तो हमें वो विचारधारा साथ रहे? क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि जो वर्तमान में जो परिस्थिति है इंडिया गठबंधन की और बीजेपी की, उस परिस्थिति में नीतीश के लिए आसान है फिर से अपने हरे झंडे के तले आने का? देखिए संतोष जी, सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि हम लोग तो चाहते हैं नीतीश कुमार दीर्घायु हो और भारतीय राजनीति को अनंत काल तक अपनी सेवा देते रहे, जहां तक उनका स्वास्थ्य अलाउ करता है वहां तक देते रहे। लेकिन जहां तक वैचारिक रूप से राजनीति को अलविदा कहने की बात होती है, तो उस अलविदा कहने की बात को कैसे किया जाता है? आमतौर पर हर राजनेता चाहता है कि जिस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़े, उस विचारधारा के साथ वो राजनीति को छोड़े। वो सभी चाहते हैं कि राजनीति को विराम दे, कुछ दूसरा काम करे या उम्र के दूसरे पड़ाव पर आराम करे। स्वाभाविक है नीतीश कुमार भी चाहते होंगे कि जनता पार्टी, जनता दल, इसके साथ वो शुरू हुए सोशलिस्ट पार्टी, तो इस धारा के साथ है। और उनके कई बार के बयान को देखें, नीतीश कुमार के उस बयान की को मैंने नहीं सुना है कभी, अब किसी ने सुना हो तो अलग बात है, कि मर जाना कबूल है लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा बयान तो कभी नहीं दिया था। कभी नहीं, ये बयान उनके दिल से कभी नहीं निकला ना। लेकिन भाजपा के लिए कितनी बार निकला है आप देख लीजिए। बेतिया की चुनावी सभा में 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रकाश झा के लिए कर रहे थे वो, वहां भी उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। संघ मुक्त भारत का नारा नीतीश कुमार ने दिया 2015 में, और उसके आगे देखें जब 2022 में साथ छोड़ करके आए, तब भी ये नारा नीतीश कुमार नहीं दिया कि मर जाना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ जाना कबूल नहीं। ये बात आज तक राजद के बारे में उन्होंने नहीं कही है, कांग्रेस के बारे में कभी नहीं कही है। अभी भी वो भाजपा के साथ है, लेकिन ये बात वो कभी नहीं कहे। तो आप उससे उनकी इच्छा का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रहना तो इनके साथ चाहते हैं, वहां जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग उस अनुशासन को, उस धैर्य का पालन नहीं कर पाते जो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दिल्ली की मजबूरियां हो या जो हो, दिल्ली का नंबर गेम हो, वोटों के समीकरण हो, जो भी परिस्थिति हो, कम से कम वो कर रही है। जब बीजेपी ने अमानत में खयानत वाला काम किया, चिराग मॉडल वाला, तो नीतीश कुमार अलग हो गए। तो ये इससे तो साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहना नहीं चाहते, उधर जाना चाहते हैं। उधर उनको स्वीकार करने वाले लोग कौन है? रोहिणी आचार्य के ट्वीट को देख लीजिए,
और 2024 की शुरुआत में जब आखिरी कैबिनेट बैठक हुई थी 24 या 25 जनवरी को याद होगा, महागठबंधन सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक, उस कैबिनेट बैठक के 10 जो कैबिनेट बैठक थी 7 या 8 मिनट में खत्म हो गई, आपको याद होगा। और तुरंत बाद रोहिणी आचार्य का एक ऐसा ट्वीट आ गया जिसके शब्दों को हम लोग, हालांकि बाद में उन्होंने शायद डिलीट कर दिया। तो दूसरी दिक्कत यह है कि परिवार में हर आदमी राजनीति कर रहा है, हर आदमी राजनीति कर रहा है। लालू यादव भी राजनीति कर रहे हैं, सबसे बैलेंस राजनीति तो राबड़ी देवी ही कर रही है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो सदन में भी जाती हैं और बयान भी जो देती हैं, ठीक है कभी कुछ दे दिया हो उटपटांग बयान अलग है, लेकिन बहुत संयमित बयान भी देती है। नहीं तो तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव के बयान क्या होते हैं, या तो नीतीश कुमार के प्रति पूरी तरह झुके हुए, नहीं तो पलटू राम और पलटू चाचा पता नहीं कहां तक वो अटैक कर देते हैं बोलते बोलते। वो दो एक्सट्रीम एंड पर चले जाते हैं। तेज प्रताप यादव के बयान की चर्चा करना हम लोग के लिए समय जाया करने जैसा है। लालू यादव के बारे में पहले दिन से हम लोग जानते हैं कि वो नीतीश कुमार को साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन साथ रखने के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायक टूटकर राजद में आ जाए, इस इच्छा पर वो अंकुश नहीं लगा पाते। सही बात है। अब आप देख लीजिए, नीतीश कुमार अगली इलेक्शन चाहते थे, क्यों चाहते थे? जल्द से जल्द जनता दल यूनाइटेड बड़ी पार्टी बन जाए, राष्ट्रीय जनता दल छोटी पार्टी बन जाए। इसके पीछे असली मंशा यही थी। भाजपा के साथ मिलकर के ही वो लड़ ले और राजद छोटी पार्टी, नीतीश के 80 विधायक हो जाए, भाजपा के जेडीयू के आरजेडी के 50 विधायक हो जाए, देखिए गठबंधन कैसे आराम से चलता है पूरे 5 साल तक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देख लीजिएगा, जिस दिन विधानसभा में ये इक्वेशन आ गया, नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ के चले जाएंगे राजद के साथ। चलिए, और उस परिस्थिति में, क्योंकि देखिए हर सत्ता का नेतृत्व करने वाला नेता जानता है कि उससे छोटा विधायक दल यदि उसका सहयोगी दल है तो सरकार को स्मूथली रन करने में आसानी। और जब भाजपा या राजद दोनों में से कोई एक छोटी पार्टी, जैसे 2015 की विधानसभा में भाजपा छोटी पार्टी बन के आई, 53 विधायक, नीतीश कुमार उसके साथ चले गए। अब इस बार वो खुद दोनों से छोटे हैं विधानसभा में, उनके विधायक दल की संख्या छोटी है। अब नीतीश कुमार यही चाहेंगे कि भाई भाजपा छोटी बने ना बने, भाजपा भले ही बराबरी पर रुक जाए या बड़ी ही रह जाए 2-4 या 2-4 छोटी हो जाए, राजद छोटी हो जाए तो राष्ट्रीय जनता दल का ईगो टूटेगा और राष्ट्रीय जनता दल भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहेगा। आज 4 सांसद हैं दिल्ली में, इंडिया गठबंधन के लिए लालू यादव के 4 सांसदों से ज्यादा कीमती नीतीश कुमार के 12 सांसद। ये अपनी अहमियत को जानते हैं कि दिल्ली में हमारी पूजा ज्यादा होगी इंडिया गठबंधन में। 240 वाला जब इतनी पूजा कर रहा है तो 99 सांसद वाला कितनी पूजा करेगा? सही बात, ये बात वो जानते हैं। लेकिन बिहार की गड़बड़ियां कैसे दुरुस्त होंगी, तो इसका भी कील कांटा नीतीश कुमार के पास है कि जब चुनाव हो जाएगा बिहार का, जब हो जाए, इस साल हो जाए, अगले साल नियत समय पर हो जाए, जब भी हो जाए, स्वाभाविक है चुनाव का क्या नतीजा आएगा। अब हम लोग पहले से पूरा बिहार जानता है। अमित शाह ने 2018 में कहा था, साफ वही के साथ स्वीकार किया था कि बिहार में 3 राजनीतिक ताकतें हैं, 2 जिधर एक साथ होती हैं, नतीजा उनके पक्ष में एक तरफा होता। लेकिन मैं फिर एक बात कह दूं, नीतीश कुमार ये कतई नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल 22 विधायकों की पार्टी बन जाए। वो चाहेंगे कि 40 से 50 के बीच राजद के लोग रहे। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। तो ये हमारे साथ अभिषेक जी जो रहे थे। देखिए, आखिरी इच्छा नीतीश की है कि वो हरे झंडे के साथ राजनीति को विदा करे। आज परिस्थिति वो नहीं है। कल परिस्थिति ऐसा हो, इस राजनीति को जरूर नीतीश साधते रहते हैं और आज भी साध रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश की जो ये आखिरी इच्छा है कि हम हरे झंडे के साथ राजनीति से विदा हो, वो अंतिम इच्छा उनकी पूरी होती है या फिर वो भगवा के साथ ही राजनीति से विदा लेते हैं। चलिए, इस बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।